नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों एनसीईआरटी ये सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने फिजिक्स के 1000 यानी कि 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस को किया था चैप्टर वाइज, साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज दूसरे दिन की क्लास या फिर कह सकते हैं सेकंड वीडियो में, खैर काफ़ी लंबे समय बाद मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1000 क्वेश्चन बायोलॉजी को देखेंगे। इस वीडियो की बात करें, आपके रेलवे परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में सारे परीक्षा कोई भी एग्जाम्स अगर जो आप वनडे देने जा रहे हो तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर जो आप यहाँ पे आ गए हो तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को एयरफोन लगा के देखिएगा। एयरफोन इसलिए क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं इस तरीके से रिपीट करने की कोशिश करूंगा। जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उनको रिपीट नहीं करूंगा, वो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको मैं एक दो बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसलिए एयरफोन लगा के एकदम ध्यान से बैठ जाइए। कंप्लीट वीडियो लंबा होने वाला, 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो जा सकता है, इसलिए अच्छे से देखिए। और एक बात और, आप लोग शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी आगे जो भी वीडियो जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो फिर से मैं बता देता हूं, ये आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए है। अब यहाँ पे डिमांड आती है, सर इस जो आप वीडियो बना रहे हो इसके पीडीएफ भी, तो कंप्लीट पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सामान्य विज्ञान स्पेशल सारी परीक्षाओं के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, ले सकते हैं। साथ में रेलवे परीक्षा स्पेशल यहाँ पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ बनाई गई है। इसमें 221 पेज का ये नोट्स है, अभी अपडेट होकर 230 पेज हो गया है। तो अपडेटेड पीडीएफ आपको मिलेगी। अगर जो आपको अपडेटेड नहीं मिलती तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे दे दिया है, तो अपडेटेड जो भी आपको सेंड कर दिया। देखो सितंबर तक ये बना था, हमने अक्टूबर नवंबर और इसमें ऐड करा दिया। ठीक है, तो अक्टूबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 221 पेज का है, 56 टॉपिक है, उसके बाद आपका मंथली वाइज करंट अफेयर्स है। ठीक है, टॉपिक अलग है। साथ में एक और बात, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम गुरु सुधीर 1 सर्च करके। यहाँ पर भी आप हमसे कुछ भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है आपको ज्वाइन करना, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, स्पेशली रेलवे के लिए, क्योंकि इसी में सारे वीडियोज के लिंक और जो इंपॉर्टेंट फ्री वाले पीडीएफ होते हैं यहाँ पर सेंड किए जाते हैं। ठीक, तो आशा आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और एक जैसा कि मैंने बोला था आपको, आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट जो हम करेंगे चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद अगर जो कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो उनको हम कर लेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है बायोलॉजी में बात करें तो जीवधारियों का वर्गीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जीव विज्ञान शब्द की बात हो रही है, बायोलॉजी शब्द की बात हो रही है, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अब बात करें जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, तो जीव विज्ञान हो या फिर जंतु विज्ञान, दोनों का जनक किसको बोलते हैं? अरिस्टोटस अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम अरस्तु ही बोलते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु को। ठीक, और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। आगे बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसको कहते हैं? तो कार्लोनस लिनियस को। किसको? कार्लोनस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब ये कार्लोनस लिनियस के बारे में अगर जो हम देखें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा था। अब उस पुस्तक का नाम आपको बताना, तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचर। क्या था? सिस्टमा नेचर। आगे बात करें, वनस्पति विज्ञान का पिता, हमने जंतु विज्ञान के पिता के बारे में देखा, जीव विज्ञान के पिता के बारे में देखा, कौन था? अरस्तु। अगर जो वहीं पे वनस्पति विज्ञान के जनक के बारे में बात करें, वनस्पति विज्ञान के पिता की बात करें तो कौन था? थियोफ्रेस्टस। आगे बात करें, वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है। अब देखो वैज्ञानिक नामकरण की बात करें, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस होता है, और बात करें मेढक का राना टिग्रिना होता है। तो हमने कहा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। ठीक, होमो सैपियंस। तो इसमें 2 नाम निकल के आए, एक तो होमो आ रहा है, एक तो सैपियंस आ रहा है। ठीक, तो इसमें जो पहला नाम होता है, पहला शब्द होता है होमो, ये वंश का नाम होता है, और दूसरा जो नाम होता है वो जाति का नाम होता है, यानी कि होमो वंश है और सैपियंस जाति है। इसी प्रकार से मेढक का राना टिग्रिना होता है, तो राना वंश हो गया और जो टिग्रिना हो गया वो जाति का हो गया।
आगे चलें, मधुमक्खियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपी कल्चर के अंतर्गत। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत। मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर के अंतर्गत। कवकों के अध्ययन की बात करें तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत। पुष्पों के अध्ययन की बात करें एंथोलॉजी के अंतर्गत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं बात करें अगर जो हम पक्षियों के अध्ययन की तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कीटों के अध्ययन की बात करें तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन की बात करें ये किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के अध्ययन की बात करें तो ओफियोलॉजी के अंतर्गत। छिपकलियों का अध्ययन ध्यान रखिएगा सोरोलॉजी के। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इनको मैंने करा दिया। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपका जाया नहीं जाएगा। जो भी मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखते रहिए या फिर डायरेक्ट हमारा पीडीएफ ले सकते हो जिसके बारे में मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है। कुछ वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मेढक का बता दिया था मैंने, राना टिग्रिना। मनुष्य का होमो सैपियंस होता है। बिल्ली का ध्यान रखिएगा फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो हम बात करें गाय का, देखिए गाय हमारी माता है, बोलते हैं ना गाय हमारी माता है, तो इसको रिलेट कर सकते हैं गाय हमारी बॉस है, तो इसका आएगा आपका गाय का बॉस इंडिकस। तो गाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बॉस इंडिकस। मक्खी का हो जाएगा म से मक्खी, म से मस्का, म से मक्खी, म से मस्का यानी कि मस्का डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलीज। मेढक का राना टिग्रिना। मनुष्य का होमो सैपियंस। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, आगे चले, आगे कुछ और है। आम का जैसे हो गया, आम का हो गया मैग्नीफेरा इंडिका। मटर का पीसम सताइवम। धान का ओराया सताइवम। सरसों का ब्रासिका कैप्स्ट्रियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए एक बार। फिर से हम बोलने की कोशिश करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए और याद हो जाए आपको। आम का हमने क्या बोला? मैग्नीफेरा इंडिका। मटर का क्या बोला? पैसम सताइवम। धान का क्या बोला? ओराया सताइवा। और सरसों का क्या बोला हमने? ब्रासिका कैप्स्टिसा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। जीवाणु की बात हो, साइनोबैक्टीरिया की बात हो या आर्कीबैक्टीरिया की बात करूँ तो ये किस जगत के प्राणी हैं? तो ये मोनेरा जगत के प्राणी हैं। किस जगत के? मोनेरा। किसकी किसकी बात हुई है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत के प्राणी हैं। आगे चले, पादप व जंतु के बीच की कड़ी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है यूग्लिना। पादप व जंतु के बीच की कड़ी होती है यूग्लिना। नेक्स्ट, शैवाल, मांस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीज, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो शैवाल की बात हो, मांस की बात हो, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज ये पौधे की किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं पादप जगत के अंतर्गत। ठीक, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव, ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये सारे जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। वहीं वर्गीकरण की आधारभूत इकाई किसे मानी जाती है? वो मानी जाती है जाति को। किसको? जाति को मानी जाती है, यानी कि वर्गीकृत जो किया जाता है जंतुओं को या फिर किसी को, वो उसकी जो मेन इकाई होती है मुख्यतः वो जाति को बनाकर हम करते हैं। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन की। नील हरित शैवाल की बात करें कि किससे संबंधित है? तो ये मोनेरा से संबंधित है। एक कोशिकीय जीव की बात करें किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जीव जंतु जो होते हैं वो आते हैं, तो ये एनीमिलिया या जंतु के अंतर्गत आते हैं। पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग है, जो पौधे का अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग होता है वो होता है परागकोश। आलू एक प्रकार का क्या है? तो आलू एक प्रकार का कंद है। ध्यान रखिएगा, जड़ नहीं होता। बहुत सारे लोग जड़ लगा देते हैं ये सोच के कि वो मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन वो कंद होता है। ध्यान रखिएगा, आलू कंद है। अभी इसके बारे में हम देखेंगे इसी वीडियो में कि कौन से फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। ठीक, अफीम का वनस्पति नाम क्या होता है? तो एम्बेलिका एफिसिनेलिस। एम्बेलिका एफिसिनेलिस ये अफीम का वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं तो मुख्यतः जलीय होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है तो आर्थ्रोपोडा होता है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो ऑक्टोपस की बात करें ये मोलस्का संघ का जंतु है। ये पहला टॉपिक हो गया, यानी कि पहला चैप्टर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, ये हमारा कोशिका विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बोलते हैं।
किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट, कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। नेक्स्ट है, कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोशिका की खोज किसने व कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, वो एक प्रकार की निर्जीव कोशिका थी और उन्होंने बोतल के कार्क में की थी। और सजीव कोशिका अगर जो आपने आ जाए, सबसे पहले सर्वाधिक सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो इसको ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक, तो ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। डायरेक्ट पूछे तो रॉबर्ट हुक ही आंसर लगाएंगे, लेकिन निर्जीव पूछे तो भी रॉबर्ट हुक, अगर जो सजीव पूछे तो ध्यान रखिएगा ल्यूवेनहॉक, आपको याद रखना है। ठीक, तो कोशिका का मुख्य भाग होता है केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक की बात करें जब भी, तो डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र तीनों पाया जाता है। केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। राइबोसोम मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम की बात करें आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने माइटोकांड्रिया की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइक्रोप्लाज्मा गैलासेप्टिका, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये सबसे छोटी आपकी क्या होती है? कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा या फिर ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी अगर जो कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका आपकी सबसे लंबी, ठीक है, तो न्यूरॉन्स की होती है। न्यूरॉन्स की जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो सेल वॉल की बात करें ये पादप में पाई जाती है, यानी कि पौधों में पाई जाती है। हरे पौधों की भित्ति किसकी बनी होती है? तो हरे पौधों की भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो कोशिका भित्ति की बात करें तो जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव और जीवद्रव्य को बाहरी आघात से रक्षा करना, ये कोशिका भित्ति का कार्य होता है। ठीक, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर जो राइबोसोम की अनुपस्थिति यानी कि राइबोसोम कोशिका में अनुपस्थित नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। आगे बात करें, जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीवद्रव्य के नामकरण की बात करें पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव्य में कार्बनिक व अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। अगर जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो। तो जीवद्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है 81:19 होता है। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं तो साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका या नर्वस सिस्टम की कोशिका सबसे लंबी होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट बात करें, तारकाय या सेंट्रोसोम पाया जाता है तो ये केवल जंतुओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसको बोलते हैं? तो गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यात्रा प्रबंधक बोलते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता तो स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करें, पत्तियों का हरा रंग होता है तो पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पादप की रसोई किसे बोलते हैं? हरित लवक को बोलते हैं पादप की रसोई। नेक्स्ट बात करें, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला होता है तो पत्तियों के रंग के पीला की बात करें कैरोटीन के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको आते होंगे। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी की बात करें वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ो इसके बारे में, इसमें दिया है तो खैर इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। वंशागति का वाहक किसे बोलते हैं? तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक बोलते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम पूछे या आरएनए का पूरा नाम पूछे, ध्यान रखिएगा डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक ही है जैव विकास और अनुवांशिकी। ठीक, तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास हुआ था, पक्षियों के विकास की बात करें सरीसृपों से हुआ था। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था तो मत्स्य वर्ग से हुआ था। नेक्स्ट, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था, ये हुआ था सरीसृपों से। नेक्स्ट बात करें, प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं तो जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट, उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को टोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। नेक्स्ट बात करें,
उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आनुवंशिकी। नेक्स्ट बात करें, आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी, किसने दी थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता के पिता बोलते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम चुनाव किया था, तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। नेक्स्ट, आनुवंशिकता की इकाई होती है, यहाँ पे जीन होती है। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? जीन की बात करें, ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन के संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो था वो वीडल तथा रेटम ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडल तथा रेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे, तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? जोहानसन। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। किसने? खुराना ने। माता पिता के गुणसूत्रों की उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? तो अभी हमने बात किया था नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये होता है गुणसूत्रों द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23 जोड़ी की बात हो रही है, 23 जोड़ी। अगर जो सिंगल में पूछे तो कुल 46, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब यहाँ पे हमने बोला था आपको कि 23 जोड़ी होती है टोटल, 22 जोड़ी होता है ऑटोसोम, ये तो मेल हो या फीमेल समान होता है, और एक जोड़ी होता है आपका जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब इस एक जोड़ी की अगर जो हम बात करें, इसमें अगर जो XX निकल के आ गया तो आप कहोगे लड़की होगी, और XY हो गया तो लड़का होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो XX होगा, XY होगा तो लड़का होगा, नर का गुणसूत्र सम्मिलित होगा। XX होगा तो मादा होगी, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, पिता का क्रोमोसोम होता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, ऑटोसोम की बात हो रही है, 22 जोड़ी होती है। सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़ी होती है। कौन सा लिंग सहलग्न रोग है? वर्णांतता की बात करें, आनुवंशिक रोग होता है, ये लिंग सहलग्न रोग भी होता है। शिशु का नेतृत्व पिता स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट। शिशु नेतृत्व की बात करें, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई अगर जो साबित करना चाहता है ये मेरी पिता है, ये मेरी माता, तो डीएनए तथा फिंगरप्रिंट ये एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये पता चल सकता है, ठीक। वर्णांधता वाले व्यक्ति को रंग दिखाई देता है, यहाँ पे हरा, तो लाल रंग अगर जो होगा तो उसे हरा दिखाई देगा, ठीक। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है प्रोटोनोपिया व ड्यूटोरोनोपिया के रूप में। नेक्स्ट बात करें, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण होंगे, तो ये पुत्रियों के पुत्रों में, मतलब उसके पुत्र में नहीं होगा, उसके पुत्रियों के पुत्रों में होगा, ठीक। लाल हरा वर्णांधता किसके कारण होता है? तो X गुणसूत्रों की वंशागति के कारण होता है। हीमोफीलिया की बात करें, यह रक्त का थक्का नहीं बनता हीमोफीलिया में। और अगर जो बात करें गुणसूत्रों में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता तो ये होता है जीनोम या जीन होता है, ठीक। आगे बात करें, आगे हमारा वनस्पति विज्ञान है। पेड़ व पौधे व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक, इसको हमने पहले चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया था, थियोफ्रेस्टस। और हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन थे? चूंकि वनस्पति विज्ञान के जनक थे थियोफ्रेस्टस, और इसलिए इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक को लिखा था थियोफ्रेस्टस ने। आगे बात करें, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी की बात करें, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ये करते हैं पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। झाड़ियों के अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, किसमें होती है? पत्तियों में होती है, पत्तियों में जलरंध्र पाए जाते हैं, उसी में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक है, तो फास्फोरिक ग्लिसरीन अम्ल। ऑक्जिन कैसा हार्मोन है? ये ऑक्जिन की बात करें, ये प्रकार का पादप हार्मोन है। तने में वृद्धि को मापने का यंत्र है, तो ऑक्जिनोमीटर के द्वारा तने में वृद्धि को मापा जाता है। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पैरामीशियम नाम से। क्लोरोफिल में उपस्थित होती है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, तो पानी से।
दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु है जो दलहन के जड़ों को नष्ट करते हैं। नारियल में प्रकीर्णन कैसे होता है? तो पानी के द्वारा होता है। जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम सत्य फल बोलते हैं। सत्य फल के उदाहरण की बात करें, सेब, कटहल, नाशपाती। एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि सत्य फल इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जिन फलों के निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें हम सत्य फल बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे सेब, कटहल, नाशपाती, इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है लाल प्रकाश में, न्यूनतम किस में होती है? हरे प्रकाश में। लाल जल को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। और भोजन को यहाँ पे बात करें, आपका कुछ इस प्रकार से वृक्ष होता है, तो जो जल होता है, खनिज लवण होते हैं, वो यहाँ पे मिट्टी में होते हैं। तो ये मिट्टी से ऊपर पत्तियों तक या ऊपर तक पौधों में तनों तक पहुँचाने का कार्य जो करता है वो जाइलम करता है। और प्रकाश संश्लेषण से जो पौधों में भोजन बनता है वो जड़ों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दो प्रकार से बनेगा, जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाता है जाइलम, और भोजन को पत्तियों से जड़ तक पहुँचाता है फ्लोएम। आगे बात करें, जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा है तो जैमिया इग्मिया। मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करता है तो ब्रायोफाइटा। दूध से दही बनने में सहायक होता है लैक्टोबैसिलस। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी किसने की थी? लुई पॉस्चर ने की थी। रैबीज के टीके की खोज की थी लुई पॉस्चर ने। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। आगे बात करें, वे पौधे जिसमें पुष्प व बीज नहीं होता क्या कहलाते हैं? अपुष्पी पौधे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है सिकोया। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो साइकस का बीजांड सबसे बड़ा बीजांड होता है। कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधे से मिलकर बना होता है। ये देखो ध्यान रखना, लाइकेन की बात करें, कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है। अफीम प्राप्त होती है तो अफीम कच्चे फलों के लैक्टस से अफीम प्राप्त होती है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो ये होते हैं बैसिलस मेगाथेरियम। चाय व गेहूं किस मूल के पौधे हैं? तो ध्यान रखिएगा, चावल व गेहूं सोलेनेसी मूल के पौधे हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनती है? तो गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनती है? तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज के संयोग से बनती है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सल्फर व नाइट्रोजन की ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट बात करें, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो ये माना जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। मरुस्थलीय पौधों के अध्ययन को कहते हैं जीरोफाइट्स। पत्तों में पर्णहरित होता है कोशिका में। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा होता है जेमिया पिग्मिया। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र की बात करें शैवालों में होता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा होता है? लेमना होता है, एक प्रकार का जलीय पौधा है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा की बात करें तो यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा पुष्प, ये बार बार पूछा जाता है, तो उल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करती है? तो पत्ती श्वसन करती है। और सिंकोना या सिकोया वृक्ष के किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। और वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कहते हैं कार्टिकेल्स। आगे चलें, सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस का बीजांड सबसे बड़ा होता है। और अगर जो हम बात करें इसी साइकस के जो तनी मंड होता है उससे हम साबूदाना प्राप्त करते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय, संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि, ये किसके अंतर्गत करते हैं? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तो तने से हल्दी पाया जाता है। पौधे जो खारे पानी से पैदा होते हैं उसे कहते हैं हैलोफाइट्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो जलरंध्र बोलते हैं, जिसे हाइडेथोड बोलते हैं, हाइड्रोथोड भी बोलते हैं। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होती है तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है तो अरुद्भिद से। फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है टेरिडोफाइडा से। नेक्स्ट बात करें, पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। आलू का बदला हुआ रूप है तो ये तने का बदला हुआ रूप है। अंतरिक्ष यात्री अपने कैबिन में किस शैवाल को उगाते हैं? तो क्लोरेला नामक शैवाल को उगाते हैं। कवक अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। पौधों कवक में भोजन संचित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में कवक में भोजन संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड,
पानी, सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल, ये सारे आवश्यक हैं। जलीय पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं? तो ये जल में घुली CO2 को लेते हैं। पौधों की आयु निर्धारण की विधि कहलाती है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स है तो ऑक्सीजन हार्मोन्स है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है पौधों के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट बात करें, बौने पौधों को लंबा करने वाले व फूल बनाने में मदद करता है, कौन करता है? निब्रेलिन्स हार्मोन्स। आगे बात करें, ऑक्सीजन की उपस्थिति कोशिका विभाजन व विकास में मदद करती है तो साइटोकाइनिन के। आगे चलें, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। वनस्पति विज्ञान। पौधों में आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन्स होते हैं तो ये होते हैं साइटोकाइनिन। वृद्धि हार्मोन किसे बोलते हैं? तो एबिसिसिक एसिड को वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। पौधों में एक पात्र ऐसा हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एथिलीन। फूलों को खिलाने वाले हार्मोन्स को कहते हैं फ्लोरीजेंस। पौधों में जख्म भरने का काम कौन करता है? ट्राउमेन करता है। तंबाकू की पत्तियों में होने वाले रोग का कारण है टोबैको मोजैक वायरस। नेक्स्ट बात करें, लौंग प्राप्त होती है तो फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। आगे बात करें, कुछ फल व उनके खाने योग्य भाग की बात कर लेते हैं। तो सेब की बात करें तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती की बात करें, इसका भी पुष्पासन वाला भाग खाया जाता है। आम की बात करें, इसकी मध्य फल भित्ति खाई जाती है। अमरूद की बात करें तो फल भित्ति व बीजांडासन खाया जाता है। अंगूर की बात करें तो फल भित्ति व बीजांडासन खाया जाता है। पपीता की बात करें, इसकी मध्य फल भित्ति खाई जाती है। नारियल की बात करें तो भ्रूण पोषण खाया जाता है। और केला की बात करें, मध्य व अंतः फल भित्ति खाया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप खुद से याद करने की कोशिश करिएगा। याद क्या, मैं 2 बार पढ़ देता हूँ, आप एक बार और पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। गेहूं की बात करें, इसका भ्रूण व भ्रूण पोषण दोनों खाया जाता है। काजू की बात करें, पुष्पवृंत व बीजपत्र दोनों खाया जाता है। लीची की बात करें, एरील खाया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। लीची ध्यान रखिएगा, एरील। चना की बात करें, बीज पत्र व भ्रूण खाया जाता है। मूंगफली की बात करें, बीज पत्र व भ्रूण खाया जाता है। शहतूत की बात करें, रसीले परिंद पुंज खाए जाते हैं। कटहल की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, कटहल भी परिंदल पुंज। और नारंगी की बात करें या संतरे की बात करें, जूसी हेयर खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आप देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, पौधों में तत्वों की कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो जाती है, ये भी पूछा जाता है। तो रोग की बात करें, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है। लिटिल लीफ किसमें? आम एवं बैगन में। अब ये किसकी कमी के कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण, ठीक। नींबू में कौन सा रोग होता है? डाईबैक, ये तांबे की कमी के कारण हो जाता है। नींबू में लिटिफ और लीफ नामक एक रोग होता है, ये तांबे की कमी से हो जाता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग नामक रोग बोरॉन की कमी से हो जाता है। मटर में मार्स रोग हो जाता है, ये मैग्नीज की कमी के कारण हो जाता है। लीची में पत्ती जल जाती है, उसकी पोटेशियम की कमी के कारण। धान में खैरा रोग बहुत फेमस है, ये जस्ते के कारण होता है, जस्ते की कमी के कारण। आलू में ब्लैक हट रोग हो जाता है, ये भंडारण में O2 की कमी के कारण ब्लैक हट नामक रोग हो जाता है। आंवले में निक्रोसिन हो जाता है, ये बोरोन की कमी के कारण। सलजम में वाटर कोर हो जाता है, मैग्नीज के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट हो जाता है, ये कैल्शियम के कारण। मक्का में व्हाइट बड हो जाता है, ये जस्ता के कारण। चुकंदर में हट रॉट हो जाता है, ये बोरॉन के कारण होता है, ठीक। आगे चलें, अब पारिस्थितिकी यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर ने। पारिस्थितिकी निम्न में किसके बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाती है? तो जीव व वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 श्रृंखला, ये प्रवाह की श्रृंखला कहलाती है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक व या मुख्य स्रोत होता है, तो ये होता है सूर्य का प्रकाश। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक होता है, तो राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक होता है। समुद्र के किनारे के वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये कहलाते हैं उत्पादक। वे घटक जो उत्पाद द्वारा बनाए भोजन का उपयोग करते हैं, ये कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक।
बात करें प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आपके गाय, भैंस, बकरी आ जाती है। ये इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत बात करें, ये आपके लोमड़ी, भेड़िया, मोर आ जाती है। तृतीय उपभोक्ता की बात करें, आपका बाघ, शेर, चीता आदि आ जाते हैं। कवक व जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अपघटक वर्ग के अंतर्गत। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो ये जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट बोलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% के अनुपात में होना चाहिए। और विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? तो जल हायसिन विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप होता है। आगे बात करें प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन वाला चैप्टर भी देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का देखो, पीएम को जब भी बात करें PM 2.1, तो पीएम का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर मैटर या कणकीय पदार्थ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान की बात करें, ये आपका फरीदाबाद में स्थित है। आपको याद होगा भोपाल, आपको याद कहाँ होगा? 1984 की बात है, 1984 की बात है। मुझे भी नहीं याद होगा, शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा खुद डेट ऑफ बर्थ 1985 है, 1995 है। तो 3 दिसंबर 1984 एक काला दिन कह सकते हैं भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। तो इसमें जो केमिकल फैक्ट्री थी उसमें गैस लीकेज हुई थी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इसमें कौन सी गैस लीकेज हुई थी? बार बार पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं, तो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण जो गैस होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अमोनियम, ये आपके वायु प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। नेक्स्ट बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब ध्वनि 80 डेसिबल से ऊपर हो तो हम उसको ध्वनि प्रदूषण मानते हैं। चूंकि WHO के अनुसार ये कहा जाता है, ये जारी किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है शहरीकरण से। जल प्रदूषण की जांच की जाती है तो BOD द्वारा, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से जांची जाती है कि जल में कितना प्रदूषण है। जल प्रदूषण कब होता है? तो जब जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तब उस स्थिति को जल प्रदूषित मानते हैं, ठीक। वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा होता है, तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा 60% होता है वाहनों के धुएं से। जमीन से निकलने वाले ईंधन को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। सबसे हानिकारक प्रदूषित गैस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। अम्लीय वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण होता है। ग्रीन मफल का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन मफल का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिव से कहाँ प्रदूषण होता है? तो जल, वायु, जमीन, यानी कि तीनों जगहों पे रेडियो एक्टिविटी से प्रदूषण होता है। सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है तो स्ट्रोंटियम 90 सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व माना जाता है। जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषण किस श्रेणी में आता है? तो एरोसॉल श्रेणी में आता है। जेट प्लेन में धुएं में गैस होती है तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है त्वचा कैंसर, और इन किरणों से कौन रोकता है आने से? ओजोन लेयर। हरित गैसें होती है तो CFC, CO2, CH4, NO2, ये सारे हरित गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस की सबसे मुख्यतः गैस है तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रदूषण के कारण मनुष्य की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है? शीशा के कारण। शीशा के प्रदूषण के कारण मनुष्य की तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। कौन सा प्रदूषण मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ाता है वह हृदय रोग पैदा करता है? तो कैडमियम। लोहे की खान में काम करने वाले मजदूर किस रोग के कारण ग्रसित हो जाते हैं? तो सिलिका के कारण यहाँ पे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये था आपका प्रदूषण का टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम आते हैं प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइए इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो प्राणी विज्ञान में पहला प्रश्न आपके सामने है, जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन करते हैं। तो प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? तो एक कोशिकीय प्राणी संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, संघ पेरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं तो खारे पानी में। किसमें? खारे पानी में। नेक्स्ट, संघ पेरिफेरा के उदाहरण है, तो संघ पेरिफेरा की बात करें तो साइकन, मेथेनिया, स्पंज, ये सारे संघ पेरिफेरा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करें, संघ सैलिन्ट्रेटा कैसे प्राणी होते हैं? तो ये जलीय द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। नेक्स्ट, संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी के कुछ उदाहरण, तो इसके उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा, ये सारे संघ सेलिन्ट्रेटा के उदाहरण हैं। केचुआ किस संघ के प्राणी हैं? तो केचुआ की बात करें तो संघ एनिलिडा के प्राणी हैं। केचुआ में हृदय होती है तो केचुआ में हृदय की बात करें 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा संघ के देह गुहा कहलाती है तो हीमोसिल।
आर्थ्रोपोडा प्रायः होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा की बात करें एक लिंगी व निषेचन शरीर इनके अंदर जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो आर्थ्रोपोडा की बात करें ये एक लिंगी होते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, तथा निषेचन जो होता है इनके अंदर शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण होते हैं तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा आदि, ये सारे आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट बात करें काकरोच में हृदय कक्ष होते हैं। तो काकरोच में बात करें 13 हृदय कक्ष होते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी प्रायः होते हैं। तो ये होते हैं प्रायः समुद्री। नेक्स्ट बात करें संघ इकाइनोडर्मेटा के कुछ उदाहरण हैं। तो जेली फिश हो गया, सेल फिश हो गया, क्राई फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, कैटल फिश हो गया, सेवर फिश हो गया, टैग फिश, रेजर फिश, ब्रिटल स्टार फिश, ये सारे संघ इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट घोघा व सीधी किसके अंतर्गत आते हैं? घोघा व सीपी की बात करें तो ये संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट समुद्री घोड़ा की बात की जाती है बार बार, ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप किस के वर्ग के प्राणी हैं? तो सरीसृप वर्ग की बात करें तो छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि ये सारे सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? तो हीलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली होती है। उड़ न सकने वाले पक्षी कौन सी हैं? तो कीवी व एमू, ये उड़ न सकने वाले पक्षी होते हैं। सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट बात करें स्तनधारी वर्ग में सबसे ज़्यादा तापमान होता है तो बकरी का, ये होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट बात करें स्तनधारी वर्ग में को कितने उपवर्गों में बांटा गया? तो 3 उपवर्गों में बांटा गया है, एक तो प्रोटोथीरिया, यूथीरिया, मेटाथीरिया। नेक्स्ट बात करें अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं तो ये होते हैं प्रोटोथीरिया, एक तो एकिडना और एक तो प्लेटिपस। नेक्स्ट बात करें अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं तो मेटाथीरिया जो होते हैं जिसको कंगारू बोलते हैं, ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं तो यूटिथिया मनुष्य, ये जो होते हैं यूथिटी जो मनुष्य होते हैं, जिसको यूथिटी को ही मनुष्य बोलते हैं, ये पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। उपकला ऊतक के क्या कार्य होते हैं? तो यह शरीर के अंतरंगों को चोटों से बचाता है। क्या? उपकला ऊतक। नेक्स्ट बात करें संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है? तो संयोजी ऊतक का कार्य होता है शरीर के अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो ध्यान रखिएगा 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ये इसे हम कूल्हे की मांसपेशी बोलते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टैपिडियस मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। नेक्स्ट तंत्रिका ऊतक को किस नाम से जानते हैं? तो इसे चेतना ऊतक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट मानव रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मानव रक्त की मात्रा शरीर के भीतर भार का लगभग कितना होता है? 7%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4 जो एक क्षारीय होता है। एक वयस्क, देखो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम बताने की सोच रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा अगर जो हम बताने लगे अम्लीय, क्षारीय, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो भी है इंपॉर्टेंट वन लाइनर है इसको आप करते रहिए, ठीक। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अब अगर जो हम ब्लड की बात करें तो इसमें प्लाज्मा भी होता है, रुधिराणु होता है यानी कि ब्लड क्रप्सल्स भी होता है। और प्लाज्मा की बात करें तो यह रक्त की अजीवित तरल भाग होता है और जो शेष होता है वो 45 भाग वो रुधिराणु होता है। प्लाज्मा में बात करें 55% रक्त होता है और 60% प्लाज्मा ये होता है, ठीक है। और बात करें रुधिराणु के, इसके 3 भाग होते हैं। रुधिराणु में बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, एक तो आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिका बोलते हैं, रेड ब्लड करप्सल्स बोलते हैं, एक तो श्वेत रक्त कणिका होती है जिसे व्हाइट ब्लड करप्सल्स बोलते हैं, एक तो रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये 3 भाग होते हैं रुधिराणु के। वहीं प्लेटलेट्स की बात करें इसमें 90% भाग जो होता है वो जल होता है, 7% प्रोटीन का होता है और 0.9% में लवण व ग्लूकोज शेष होता है। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के कार्य की, तो ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स को अन्य भागों में पहुंचाना होता है। अब बात करें आरबीसी की, ठीक है। तो आरबीसी की बात करें, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आरबीसी की मृत्यु की बात करें तो यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो वो यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका अपवाद होता है।
ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या आरबीसी जो रेड ब्लड करप्शन होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें अपवाद दो होते हैं, अपवाद ही पूछा जाता है। तो ऊंट व लामा इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। लाल रक्त का रंग लाल होता है तो हिम नामक हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक पाया जाता है, इसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है, यह रक्त होता है, उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा होता है? हीमेटिन। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाना, ये आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, शरीर में रक्त छिड़ता हो जाती है किसके कारण? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है तो हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड करप्शंस, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी की जीवन काल होता है 2 से 4 दिन और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना। ठीक, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट, रक्त बिंबाणु का मुख्य गुण होता है तो इसमें केंद्रक नहीं होता, वह इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये किसका गुण होता है? रक्त बिंबाणु का मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या होने से? डेंगू ज्वर होने से। नेक्स्ट बात करें, हमारे शरीर में रक्त हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और शरीर को रोगों से रक्षा भी करता है कौन? रक्त। रक्त की बात करें, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के। और रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है रक्त का थक्का जमाने में। मानव में रक्त के समूहों की खोज की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्यतः कारण क्या होता है? तो आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त ब्लड जो होती है वो अलग अलग या क्या होता है, आपने देखा होगा ब्लड ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, तो ये भिन्नता जो होती है वो रक्त में पाई जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, 2 एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है, 2 प्रकार के एंटीजन, एक एंटीजन ए, एंटीजन बी। मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? 4 प्रकार के, ए, बी, ए बी और ओ। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? रक्त समूह ओ। सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं? तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही बोलते हैं। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? आरबीसी का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है, कौन रोकता है? हिपैरिन। रक्त वर्ग की खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल मिला, कब मिला था? 1930 में। नेक्स्ट बात करें, शरीर का रुधिर बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक बोलते हैं। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स को कौन किस नाम से जानते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट नाम से भी प्लेटलेट्स को जानते हैं। रुधिर को किस तापमान पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें, रुधिर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितना रुधिर दान कर सकता है? तो 450 ml। एक यूनिट की बात करें, देखो 1 यूनिट दान कर सकता है। अब 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसमें कितना ml होता है? 450 ml। नेक्स्ट, शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का शरीर में वहन करती है तो शिराएं शुद्ध रुधिर का वहन करती हैं और फुफ्फुस शिरा जो होती है अशुद्ध रुधिर का वहन करती है, या फिर शिराएं जो होती हैं वो शुद्ध रुधिर का वहन करती हैं। और अगर जो हम बात करें शिरा जो होता है, शिराएं होती हैं ये शुद्ध रुधिर, और आपका क्या होता है? धमनी जो होता है वो अशुद्ध रुधिर का वहन करती है। इसी में अगर जो हम फुफ्फुस जोड़ दें तो उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका अपवाद के अंतर्गत, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ये शायद आपको पता होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को। और मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80। 120/80 क्या होता है? इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। आगे चले, मानव शरीर के प्रमुख तंत्र की बात कर लेते हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य के लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को कहते हैं टायलिन एंजाइम कहते हैं। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। अमाशय में भोजन लगभग रहता है 4 घंटे तक लगभग रहता है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो जठर रस निकलता है। नेक्स्ट, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं तो पेप्सिन व रेनिन 2 एंजाइम होते हैं। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार की बात करें स्टार्च के पाचन में मदद करता है। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो ये होती है 32 फीट लंबी। अस्थियों व दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव होते हैं तो कैल्शियम फास्फेट। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है लार ग्रंथियां।
अमाशय में जाइम प्रोटीन जाइमेज होता है, जाइमेज प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ये करता है पेप्सिन। अमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? ये होती है मुख्य कोशिका। किस पाचन अंग में अम्ल होता? तो HCl में ध्यान रखिएगा, अम्ल होता है। अमाशय में HCl अम्ल होता है, ठीक। कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl जो होता है वो अमाशय में रहता है। मवेशी घास निकलने के बाद कहाँ संग्रहित करते हैं? तो ये प्रथम अमाशय में संग्रहित करते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। आगे चले, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, ये अम्लीय। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो केसिन और लैक्टोज। केसिन के का बात करें, केसिन के कारण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूध हमारा मीठा लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है केसिन। और दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, ठीक है, दूध का सफ़ेद रंग होता है वो भी केसिन के कारण ही होता है, ठीक। और पीला रंग किसके कारण होता है? दूध का कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट बात करें, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदल देता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV जो वायरस होता है वो अपना आकार बदल देता है। मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है तो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, इसलिए मछली को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं। नेक्स्ट, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा पाचन किसके पर आधारित होता है? तो टायलिन। टायलिन एंजाइम पाया जाता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट, कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? तो केराटिन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रजांकुर कहते हैं? तो छोटी आंत पर। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन आपका संपन्न होता है। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत से। ये वो आपका क्वेश्चन है। सिग्मोइड कोलन किसका एक भाग होता है? तो सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो लीवर वसा घुलनशील होती है। देखो, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो वसा का, ठीक है। वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा होता है? विटामिन ए का। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत चूषण करता है। नेक्स्ट बात करें, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो यकृत होता है। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो ये यकृत करता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाता है? तो यकृत में। ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? यकृत में। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत को। पीलिया रोग ये तो कोई यकृत है, सारे याद कर लो, ठीक है। पीलिया रोग किस में संक्रमण होता है? पीलिया रोग से यकृत में संक्रमण होता है। पीलिया ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है यकृत में। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में। और मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बहिर्स्रावी दोनों का कार्य करती है? तो ये अग्नाशय करती है। नेक्स्ट बात करें, इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनती है? तो अग्नाशय में लैंगरहंस की दीपिकाएं बनती है, वहां से इंसुलिन बनती है। नेक्स्ट बात करें, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पादन करती है उसे क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस या लैंगरहंस की दीपिकाएं। इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग तथा वेस्ट ने। इंसुलिन एक प्रकार का होता है हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। निम्न में से कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव, देखो यहाँ पे बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। तो अग्नाशय में कहा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस या लैंगरहंस की दीपिकाओं से। अब लैंगरहंस की दीपिकाओं में से कहाँ से पूछे? तो बीटा कोशिकाओं से। कहाँ से? बीटा कोशिकाओं से। नेक्स्ट बात करें, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह होता है? तो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय। नेक्स्ट बात करें, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? तो यूरोबिलिन। नेक्स्ट बात करें, किस भाग में पाचन व श्वसन नलियां क्रॉस करती है? तो ग्रसनी में। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाने में। नेक्स्ट बात करें, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें अनिवार्य सभी एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट बात करें, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड व अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, कौन करता है? इरिप्सिन। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य करता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है लाइपेज। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? छोटी आंत में आके भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। जीभ के अग्र भाग में किस स्वाद का ज्ञान हमें होता है? मीठे।
ये तो अभी ये असत्य सिद्ध हो चुका है। वैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, वैसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको साइंटिस्टों ने अलग कर दिया, क्योंकि जीभ का आप किसी भी भाग से किसी स्वाद का अनुभूति कर सकते हैं, ये तो कहने की बातें होती हैं। जीभ के अग्रभाग से मीठा, जीभ के पश्च भाग से कड़वा और जीभ के बगल वाले भाग से खट्टा, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। दांतों के अध्ययन को कहते हैं, किसके अंतर्गत करते हैं? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन करते हैं। दांतों की थेरेपी कहलाती है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी ट्रीटमेंट कहलाती है। मनुष्य में दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कृंतक, रद्नक, अग्र चवड़लक, चवड़लक। मनुष्य का दंत सूत्र 2 1 2 3। और यहाँ पे बात करें मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या होती है 8। दंत सूत्र ध्यान रखिएगा 2 1 2 3 यानी कि 2 कृंतक, 1 रद्नक, 2 अग्र चवड़लक और ये चवड़क, यानी कि 3 2 5 1 7 1 2 की 3 4 5 1 6 2 8, यानी कि 8 इधर हो गया, 8 इधर हो गया और नीचे आएंगे 8 इधर 8 इधर, यानी कि 64 दांत हो जाते हैं। ठीक, अगर जो बात करें मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या होती है 8। मनुष्य के जीवन में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दूधिया दांत होता है, एक अस्थायी दांत होता है। दांत के ऊपरी हिस्सों का चमकीला भाग क्या कहलाता है? इनेमल। मनुष्य के लार में होता है तो मनुष्य के लार की बात करें 1% एंजाइम होता है, 99% जल होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं तो टाइलिन और लाइसोजाइम, ये लार में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, ये लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक, पित्त क्या है? पित्त की बात करें ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच वैल्यू की बात करें 7.7 होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने 1628 में। मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? 4। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं? शिरा। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को बोलते हैं धमनी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी में की बात करें, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। रक्त में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसे हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। और यहीं पे बात करें, अगर जो आप इस शिरा की बात करें, आपने देखा शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अगर जो फुफ्फुस शिरा बोल दे या पल्मोनरी शिरा बोल दे तो यहाँ पे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, अपवाद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? धमनी की बात करें यहाँ पे शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा और शिरा की बात करें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। ठीक, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, और पल्मोनरी धमनी की बात करें तो उसमें अशुद्ध रक्त हो जाएगा और पल्मोनरी शिरा की बात करें तो उसमें आपका अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये होगा 72 बार धड़कता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। नेक्स्ट, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक की बात हो रही है, ये कब होता है? जब कोरोनरी धमनी में जब रुकावट हो, यानी कि यहाँ पे जान रख लो, क्या ऐसा लोग कहते हैं कि टेंशन हो गया, टेंशन से होता है, लेकिन मेन रीजन क्या होता है? जो हृदय तक आपका ब्लड पहुँचता है वो उसमें रुकावट आती है। ठीक है, जब धमनी में रुकावट होती है कोरोनरी धमनी में, तब आपका हृदयघात, तब आप हार्ट अटैक आता है। ठीक, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप की बात करें तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो 120 क्या होता है? सिस्टोलिक होता है और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है तो थायरॉक्सिन व एड्रेनालिन, ये सारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स होते हैं। ठीक, एड्रेनालिन को ध्यान रखिएगा, इसको आपातकालीन हार्मोन्स भी बोलते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कहलाती है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है? लिम्फोसाइट की बात करें, शरीर के जीवाणुओं को भक्षण करके शरीर को रोगों से रक्षा करना लिम्फोसाइट का कार्य होता है। मूत्र का असामान्य घटक क्या होता है? तो एल्यूमिन मूत्र का असामान्य घटक होता है। नेक्स्ट, गुर्दे की निस्पंदन की इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन गुर्दे की निस्पंदन की इकाई होती है। आगे चले, मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के उत्तरदायी है? तो गुर्दा। ठीक, कौन सा है? गुर्दा। मूत्र कहाँ बनता है? तो संग्राहक वाहिकाओं में मूत्र बनता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? तो डाईयूरेटिक मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है। मूत्र होता है, मूत्र की बात करें अम्लीय होता है जिसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। नेक्स्ट, वृक्क का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वृक्क का प्रमुख कार्य होता है रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते बाहर निकालना। नेक्स्ट बात करें, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी।
नेक्स्ट, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है? तो अंतःस्रावी तंत्र व तंत्रिका तंत्र करती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो ये क्या होती है? न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट बात करें, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक को कोई कोशिका विभाजन नहीं करता? तो यहाँ पे तंत्रिका ऊतक को कोई कोशिका विभाजन नहीं करता। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, 90 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है। मानव मस्तिष्क की हड्डी को यहाँ पे बात करें, मानव मस्तिष्क की, तो उसका एक ऊपरी जो आवरण होता है, जो उसके जो मस्तिष्क होता है उसकी रक्षा करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो वही क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क को हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोलते हैं। ठीक, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितने लेयर होती है? 3 लेयर होती है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन की बात करें तो 1400 ग्राम होता है। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करती है, तो ठीक है, सेरेबाई स्पाइनल द्रव होता है जो बाहरी आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा। मानव मस्तिष्क में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होता है? मस्तिष्क के आधार में। मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन सा जोड़ता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव शरीर में गुस्सा व खुशी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है सेरिबेलम। मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं 206 हड्डियां होती हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर या जांघ की हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 639। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29। खोपड़ी की बात हो रही है, 29 अस्थियां होती हैं। शरीर मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। और अगर जो हम बात करें टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, टीबिया और फिबुला दोनों की बात करें टांगों में पाई जाती है। अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थियां को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन। और मानव शरीर की सबसे जोड़ी देखो, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन, और अगर जो पूछे अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है तो लिगामेंट, दोनों ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज भी बोलते हैं इसको, कड़ की हड्डी यानी कि कान की हड्डी बोलते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? सांप में। नेक्स्ट बात करें, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। आगे चलें, कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं, तो कॉन्ड्रियोसाइट की बात करें उपास्थि में पाए जाते हैं। देखो उपास्थि की बात करें, ये हड्डी होता है लेकिन ये लचीली हड्डी होती है, उसको उपास्थि बोलते हैं। जैसे नाक की हड्डी हो गई, कान की हड्डी, ये उपास्थियों की बनी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? दांतों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो बोन में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। घुटने की हड्डियों को किस नाम से जानते हैं? तो घुटने की हड्डी की बात करें इसको पटेला नाम से जानते हैं। किसमें बाह्य कंकाल नहीं होता? तो एम्फीबिया में बाह्य कंकाल नहीं होता। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांगों में बात करें टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें, कंधे व कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? तो बॉल व सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या होता है? तो कैल्शियम होता है मानव हड्डी का मुख्य घटक। नेक्स्ट बात करें, कॉलर की हड्डी को और किस नाम से जानते हैं? तो कॉलर की हड्डी की बात करें क्लेविकल नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में सैंडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? बहिर्जनगिका। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80। शरीर की सबसे लंबी व भारी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी। ठीक। नेक्स्ट बात करें, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट, और अस्थि को यहाँ पे हमने देखा था, अस्थि को अस्थि हो गया लिगामेंट, और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे आपको हमने बताया था ये कि अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें जो, चलिए ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए अभी, और पूरे 1000 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, हमने कहाँ थे, हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। ठीक है, लिगामेंट था। ठीक है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट, और मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। फेफड़े का बाहरी आवरण बना होता है, किसका बना होता है? प्लूरल झिल्ली का।
कुछ जंतुओं में नीला रुधिर होता क्यों? हीमोसाइनिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण नीला रुधिर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा, ठीक। श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो अम्लागेटा। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है तो अनोक्सिया, अनोक्सिया को ऑक्सीजन की कमी बोलते हैं। मनुष्य में फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता होती है 450 ml। श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा होती है तो एपिस्लोरिया, ठीक है, सॉरी एपिस्लोरिस द्वारा, ठीक है। श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए कौन सी द्वार रक्षा करती है? तो एपिस्लोरिस द्वार रक्षा करती है। नेक्स्ट बात करें, वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी? क्रेब्स ने। स्तनियों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो एल्विलाई में स्तनियों में गैसों का विनिमय होता है। मानव की सामान्य श्वास दर होती है 16 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 16 बार, सामान्य मानव की बात हो रही है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है आरबीसी से। और रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट बात करें, आहार नली में श्वास नली जहां आपस में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान ली गई गैस को शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। नेक्स्ट, अनाक्षी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणुओं से कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? 2। और श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? स्पाइरोमीटर से। सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सा रोग हो जाता है? तो एम्फाइस्मा, ठीक। आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं, पोषक पदार्थ के बारे में देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, खैर कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है तो लंबे से कोई मतलब नहीं। 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर जो आप इतने क्वेश्चंस को कर ले रहे हो रिवीजन तो अच्छी बात है। वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं में संचालन व संपादन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा जैसे क्वेश्चन आपका सॉरी मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ की बात करें, वे पदार्थ जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं, ठीक। अब कौन कौन से होते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये आदि एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट है, उपापचय नियंत्रक पदार्थ होते हैं। तो उपापचय नियंत्रक पदार्थ की बात करें, वे पदार्थ जो शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे विटामिन, लवण आदि, जल आदि, ये सारे उपापचय पदार्थ कहलाते हैं। ये उपापचय नियंत्रक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करें, शरीर में वृद्धि व निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन शरीर में वृद्धि व निर्माण का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें, आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ की बात करें, वे पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात होता है तो 1:2:1, ठीक। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर में ऊर्जा का सर्वाधिक आपूर्ति किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से होती है, लगभग 50 से 75%। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था को बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं और जो मोनोसैकेराइड होता है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। नेक्स्ट बात करें, मोनोसैकेराइड के उदाहरण होते हैं तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, टाइओज, ये सारे आपके मोनोसैकेराइड के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड कैसे बनता है? तो डाइसैकेराइड की बात करें, समान या भिन्न भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सारे हो गए। पॉलीसैकेराइड के उदाहरण, तो पॉलीसैकेराइड की बात करें, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सारे पॉलीसैकेराइड के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना। प्रोटीन के गुण की बात करें, यह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन होता है और ऊर्जा उत्पादन व शरीर को मरम्मत करने के दोनों का कार्य प्रोटीन करता है। प्रचुरतम मात्रा में प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो सोयाबीन व मूंगफली से। मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 50% के लगभग 50 प्रकार के, और सॉरी यहाँ पे 50 नहीं होगा, 20 प्रकार के होता है। ठीक है, ये 50 टाइपिंग वाला बहुत मिस्टेक करता है। इसमें 10 आपका शरीर स्वयं बना लेता है और 10 आपको भोजन से प्राप्त होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वार्सिक्योर। प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये कोशिका
जीव द्रव्य व ऊतक निर्माण में भाग लेता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य। वसा क्या है? यह ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों का एस्टर होता है वसा। वसा कितने प्रकार का होता है? दो, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। नेक्स्ट बात करें असंतृप्त वसा के उदाहरण होते हैं मछली का तेल, वनस्पति का तेल आदि। नेक्स्ट असंतृप्त वसा अम्ल के उदाहरण होते हैं, ये असंतृप्त हो गया मछली का तेल, वनस्पति तेल। संतृप्त की बात करें ये नारियल के तेल, ताड़ का तेल, ये हो गया। 1 ग्राम वसा में से कितनी ऊर्जा उत्पादित होती है? 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पादित होती है। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकांड्रिया में। वसा के मुख्य कार्य को देख लेते हैं। यह शरीर में जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने नहीं देती। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वसा की अधिकता से हृदय की बीमारी व रक्तचाप बढ़ने का भी डर रहता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने 1911 में। विटामिन शरीर में क्या कार्य करती हैं? हमारे शरीर को उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करती हैं। जल में घुलनशील विटामिन BC और वसा में घुलनशील ADEK। ठीक, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और कुछ स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। रोग ही पूछे जाते हैं विशेषकर और रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए की बात करें, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी होता है कमी से, और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग भी होता है। स्रोत की बात करें दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, तेल, ये सारे विटामिन ए के प्रमुख स्रोत होते हैं। B1 की बात करें B से 6 तक आपके 12 भी इंपॉर्टेंट है। B1, B2, B3, B6, B12, B9 ये सारे इंपॉर्टेंट है। B1 की बात करें बेरी बेरी होता है, आप यहाँ पे स्रोत देख लीजिएगा। ठीक, B2 की बात करें इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। B1 का ध्यान रखिएगा थायमिन होता है, रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक, B3 की बात करें तो नियासिन होता है, रासायनिक नाम पिलाग्रा, इसकी कमी से रोग होता है। और B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, ये सारे होते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब B6 की बात करें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, एनीमिया कमी से होता है, त्वचा रोग भी होता है। अब यहाँ पे अगर जो हम बात करें B12 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। B12 की बात करें इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक, एनीमिया और पांडु रोग 2 प्रकार के रोग होते हैं B12 की कमी से। मांस, कलेजी, दूध, ये सारे इसके स्रोत हैं। ठीक, आगे बात करें विटामिन C की एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम होता है। स्कर्वी होता है रोग और खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, नारंगी। ठीक है, विटामिन D की बात करें रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। रिकेटस बच्चों में होता है, सूखा रोग बोलते हैं इसको। और वेस्को की बात करें ऑस्टियोमेलेसियस रोग होता है। विशेषकर बात करें मछली का तेल, दूध, अंडे में विटामिन D पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है। विटामिन E की बात करें टोकोफेरॉल रासायनिक नाम होता है। विटामिन K की बात करें फिलोक्विनोन रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन E की बात करें इसमें जनन शक्ति में कमी होती है। ठीक, और K की बात करें कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन E की बात करें पत्ती वाली सब्जियों में पाया जाता है, दूध, मक्खन में पाया जाता है, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल में पाया जाता है। K की बात करें टमाटर, हरी सब्जी, आंतों में भी उत्पन्न होती है। ठीक, गर्भवती महिलाओं में प्रायः किसकी कमी होती है? तो गर्भवती महिलाओं की बात करें कैल्शियम व आयरन की कमी होती है। हमारे शरीर का कितना % जल है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 65 से 75% भाग जल होता है। पानी, पीने के पानी में किस विष के कारण कैरोटिसिस नामक बीमारी होती है? तो आर्सेनिक की कमी के कारण यहाँ पे कैरोटिसिस नामक बीमारी होती है। न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3000 से 3500 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। और दूध की मिठास किसकी उपस्थिति के कारण होती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होती है। आइए मानव रोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? लेवरन ने। मलेरिया रोग से क्या होता है? तो मलेरिया रोग से बात करें रुधिराणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वह रक्त में कमी आ जाती है। मलेरिया के उपचार में क्या दिया जाता है? तो क्लोरोक्विनोन और कुनैन और पेलोड्रिन आदि ये सारे मलेरिया के उपचार में दिए जाते हैं। कॉलरा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीके व दूध के पॉस्चराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। आगे बात करें बच्चों में डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो डीपीटी की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है परटूटिस,
टी से होता है टिटनेस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि डीपीटी जो होता है, डीपीटी का टीका, उसमें पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है पर्टुसिस, टी का मतलब क्या होता है टिटनेस, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। तो डीपीटी का टीका जो बच्चों में दिया जाता है डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए, व टिटनस रोग से प्रतिरक्षी के लिए। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पे कुछ परजीवी हैं व उनके रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो मलेरिया की बात करें, ये इससे जो प्रभावित अंग होता है, इससे तिल्ली व आरबीसी प्रभावित होती है। इसमें जो परजीवी होता है वो प्लाज्मोडियम होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब लक्षण की बात कर लेते हो, जिसको भी मलेरिया हो जाता है उसको ठंड के साथ तेज बुखार आती है। पायरिया की बात करें, इससे मसूड़ों में सूजन होता है। परजीवी की बात करें तो एंट अमीबा जिंजिविलिस परजीवी के कारण होता है और इससे क्या होता है, मसूड़ों से रक्त निकलता है। सोने की बीमारी की बात करें, ट्रिप्नोसोमा परजीवी के कारण होता है, सीसी मक्खी इसका वाहक होती है और बहुत नींद के साथ बुखार आती है। पेचिस की बात करें, एंटबीबा हिस्टोरिका परजीवी के कारण होता है और आंत प्रभावित होती है। और कालाजार की बात करें, अस्थिमज्जा प्रभावित होती है और लिस्टमैनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है और बालू मक्खी इसकी वाहक होती है कालाजार की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो मैंने बताया मलेरिया पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सारे परजीवी द्वारा होने वाले रोग हैं। अब आइए चलते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को देख लेते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टिटनेस के बारे में देख लेते हैं। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, इसी क्षय रोग को हम टीबी भी बोलते हैं। प्लेग, और अगर जो हम बात करें काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गनोरिया, सिफिलिस, ये सारे आपके जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। सबसे पहले टिटनेस की बात करें, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक, और इसमें तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा हमारा जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक, तो आगे बात करें हैजा, आंत प्रभावित होती है, विब्रियो कालरा नामक जीवाणु के द्वारा होता है और इसमें क्या होता है, हैजा में लगातार उल्टियाँ होती हैं और दस्त होती है। टाइफाइड की बात करें, आंत प्रभावित होती है, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, तेज बुखार और सिरदर्द इसमें होता है। क्षय रोग की बात करें, फेफड़ा इसमें प्रभावित होता है और जीवाणु की बात करें, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलता है। डिप्थीरिया की बात करें, श्वास नली प्रभावित होती है, कोरोनी बैक्टीरियम ये इसके कारण जीवाणु के कारण होता है, सांस लेने में कठिनाई और दम घुटता है। प्लेग की बात करें, ये ध्यान रखिएगा, ये कार्वा और दोनों पैरों के बीच में होता है। यहाँ पे बात करें, फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक, और यहाँ पे पश्चुरेला पेस्टिज नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें प्लेग में बात करें, एक टाइम था, जैसे कि आज कोरोना वायरस फैला है, वैसे एक समय प्लेग की बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। ठीक, शरीर में गिल्टियाँ पड़ जाती हैं और तेज बुखार होता है। काली खांसी की बात करें, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और लगातार खांसी आती है। निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है, तेज बुखार और सूजन आता है। कोढ़ का ध्यान रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा प्रभावित होती है, शरीर में चकत्ते और तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। गनोरिया की बात करें, मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। सिफिलिस की बात करें, शिश्न अंग प्रभावित होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब विषाणु से होने वाले रोगों को भी देख लेते हैं, जैसे एड्स हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माथा, गलशोथ, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मोनोजाइटिस, हर्पीज, ये सारे आपके विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। एड्स की बात करें, इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली या WBC प्रभावित होती है। HIV विषाणु के कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जिसका पूरा नाम होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, नष्ट होने लगती है धीरे धीरे। डेंगू ज्वर की बात करें, संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आंख और जोड़े प्रभावित होती हैं। यह अरबो वायरस द्वारा होता है। ठीक, पोलियो की बात करें, इसमें पोलियो वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें, मिक्सो वायरस के कारण होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। चेचक की बात करें, वेरियोला वायरस के कारण होता है। छोटी माता की बात करें, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। आगे देखिए, यहाँ पे रेबीज की बात करें, रैबिडो वायरस के कारण होता है। रोगी यहाँ पे पागल हो जाता है, जीभ बार बार बाहर निकालता है, जिसके हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, कह सकते हैं पानी से डरना, वो भी आपका रेबीज के कारण ही होता है। रेबीज कुत्तों में पाया जाता है, कुत्ते के काटने से होता है। और मोनोजाइटिस की बात करें, इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। हर्पीज में आपका त्वचा प्रभावित होता है, हर्पीज नामक विषाणु के कारण होता है। ये विषाणु वाला हो गया सारा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। फफूंद द्वारा होने वाले रोगों की बात करें, फफूंद द्वारा दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद, ये सारे फफूंद द्वारा होने वाले रोग हैं। मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक बीमारियों की बात करें तो वर्लांथा, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारे आपके आनुवंशिक रोग हैं।
कीमोथेरेपी किसके उपचार में दी जाती है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी दी जाती है। अस्थि कैंसर किसके कारण होता है? तो रेडियो सक्रिय तत्व होता है स्ट्रोंसियम 19, इसके कारण आपका अस्थि कैंसर होता है। एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच में होता है? HIV वायरस। ठीक है, अब बात करें HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का पूरा नाम की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स रोग होता है विषाणु या वायरस से। डेंगू ज्वर किसके काटने से फैलता है? तो मादा एनीफिलीज वायरस के काटने से, मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। DBT का डिप्थीरिया पर्टुसिस, आपका टेटनस, आपका इसका DPT का पूरा नाम होता है। आइए कुछ देख लेते हैं चिकित्सा संबंधी प्रमुख आविष्कार के बारे में। विटामिन की बात करें, खोज किसने की था? फंक ने। विटामिन D का खोज किया था हॉपकिंस ने। विटामिन B का ध्यान रखिएगा मैकुलन ने खोज किया था। और बात करें होम्योपैथी की खोज हनीमैन ने की थी। प्रथम प्रखनली शिशु की बात करें तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा एडवर्ड्स स्टेप्टो ने प्रथम प्रखनली शिशु की खोज की थी। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन तथा सिम्पसन ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास ई साल्क ने। RNA की खोज जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने की थी। विटामिन A की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। सल्फा ड्रग्स की खोज डॉकमैक ने। लिंग हार्मोन्स की खोज किसने की थी? स्टेनोज ने। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज किसने की थी? आइनियोन ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त परिवर्तन रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। पेचिस व प्लेग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? कीटा जाटोज ने। आगे बात करें विटामिन B की खोज आविष्कार मैकुलन ने। स्ट्रेप्सोमाइसिन की खोज बॉम्समैन ने। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज किसने की थी? वाल्ट ललीलेहन ने। एंटीजन की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। टेरामाइसिन की खोज फिनेल ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूमेनहॉक ने की थी। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज इसके किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। विटामिन C की खोज होलकट ने की थी। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था सक्सेसफुली? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? पिनकस ने। इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। TB नामक बैक्टीरिया को खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। BCG के टीके की खोज यूरिन कालमेट ने। और DNA की खोजा था सर्वप्रथम वाटसन तथा क्रिक ने। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 1000 क्वेश्चंस हमने कराने की कोशिश की। ठीक है, आगे ऐसा नहीं है हम और क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, इसमें और भी क्वेश्चंस आपके लगभग 500 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, 500 क्वेश्चन और हैं जो बार बार पूछे जाने वाले दोहराने वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसको ये आपको कहाँ पे मिलेगा? PDF में मिलेगा। वैसे अलग से मैं इसको कराने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन इसको आप PDF जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो आपने देख लिया एक बार दो बार, जितनी बार भी देख ले तो आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन PDF को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। दोनों PDF अवेलेबल है, चाहे करंट अफेयर्स की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे स्टैटिक GK की हो। तो आपको लिंक आपका सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से लीजिए और आप इसको वीडियो देखने के बाद PDF से रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।